आलसी बहू का करवा चौथ। अनीशा अपने माता पिता हिमानी और राकेश के साथ एक बड़े से घर में रहती है। अनीशा बचपन से ही बड़ी आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सारा दिन या तो आराम करती या मोबाइल में गेम खेलती रहती। एक दिन रात में हिमानी के घर आस पड़ोस की कुछ महिलाएं आई हुई थी। कल करवा चौथ था और सब करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे और अनीशा कुर्सी पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही थी। अरे अनीशा, क्या सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है? अरे यहाँ आकर हमारे साथ करवा चौथ की तैयारियां करना। अरे नहीं माँ, मुझे नहीं करना कुछ। तभी हिमानी की पड़ोसन शीला कहती है, अनीशा मैं तो कहती हूँ तू भी करवा चौथ का व्रत रख, तुझे मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। काकी जी, मैं और व्रत रखूंगी। नहीं बाबा नहीं, मैं क्यों सारा दिन भूखी रहूं? मैं तो 10 मिनट भी बिना खाए नहीं रह सकती। इतना कहकर अनीशा अपने कमरे में चली जाती है। अनीशा बचपन से ही ऐसी है। वो इतनी आलसी है कि वो घर के एक भी काम नहीं करती थी। क्या करूं मैं इस आलसी लड़की का, पता नहीं जब ससुराल जाएगी तो क्या करेगी ये वहां। हिमानी राकेश भी अनीशा के इस आलस से काफी परेशान हो चुके थे। हिमानी आसपास की महिलाओं के साथ करवा चौथ की तैयारियां करने में लग जाती है। सवेरे का समय हिमानी नहा धोकर पहले पूजा करती है और 16 श्रृंगार करते हुए दिन भर के लिए निर्जला व्रत रखती है। इधर अनीशा अपने कमरे में अब तक सोई हुई थी। सवेरे के 10 बजे हिमानी अनीशा के कमरे में आती है। ये लो, ये अब तक सोई हुई है। अरे उठ जा अनीशा, करवा चौथ वाले दिन भी कैसे टांगे पसार कर पड़ी है ये। अरे उठ जा अनीशा। जैसे तैसे अनीशा नींद से जागती है और फ्रेश होने चली जाती है। थोड़े समय बाद, माँ चाय नाश्ता दीजिए मुझे। अनीशा, तुम्हारी माँ का व्रत है बेटा, तुम ही बना लो रसोई में जाकर चाय नाश्ता। पिताजी, आज से पहले कभी बनाया है क्या मैंने चाय नाश्ता? कोई नहीं, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं हिमानी, तुम्हारा व्रत है, मैं बना देता हूँ जाकर चाय नाश्ता। दोनों के बीच बहस होने लगती है। रहने दीजिए, मैं चाय नाश्ता बाहर जाकर कर लेती हूँ। इतना कहकर अनीशा बाहर चली जाती है। इसी तरह कई दिनों तक ये चलता रहा। अनीशा अपने ही घर में कोई काम नहीं करती थी। एक दिन अनीशा को उसी गांव के एक अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अनुज रेलवे में सरकारी नौकरी करता है। वो अपने माता पिता अजीत, मीनाक्षी और बहन पायल के साथ अनीशा के घर आता है। दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद अनुज अनीशा की शादी 2 दिन के बाद हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे के 8 बजे अनीशा अब तक कमरे में सोई हुई थी। तभी उसकी सास मीनाक्षी वहां आती है। ये अब तक सो रही है? अनीशा बहू उठ जा, सवेरे के 8 बज गए हैं। अरे उठ जा बहू। अरे सोने दो ना माँ। माँ, अरे मैं तेरी सास हूँ, उठ जा। बहू बेटी, सवेरे इतनी देर तक नहीं सोती, उठ जा अनीशा बहू। सोने दीजिए ना माँ जी। ये तो उठ ही नहीं रही। तभी मीनाक्षी गुस्से में आकर अनीशा के दोनों हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है। अरे क्या हुआ? खसमा नुखानी घोड़े बेचकर सो रही अब तक? इस घर को तेरा मायका समझ रखा है क्या? जा जाकर जल्दी फ्रेश होकर आ। तभी मीनाक्षी अनीशा को धक्का देकर बाथरूम में धकेल देती है और वहां से चली जाती है। क्या है ये? इस घर में सोना भी पाप है क्या? थोड़े समय बाद अनीशा बाहर आती है और अपनी सास के पास सोफे पर बैठ जाती है। ओ महारानी विक्टोरिया, यहाँ आकर क्या बैठ गई? जाकर रसोई में चाय नाश्ता बना सबके लिए। माँ जी, इतना बड़ा घर है, हम एक नौकर रख लेते हैं ना। खसमानु खानी नौकरी रखना होता घर में तो हम तुझे क्यों इस घर में लेकर आते? बकवास हलक में रख अपनी और चुपचाप जाकर चाय नाश्ता बना। क्या मुसीबत है ये? अब मैं कैसे बनाऊं चाय नाश्ता? एक काम करती हूँ, पायल बहन को ले जाती हूँ रसोई में और बहला फुसलाकर इन्हीं को चाय नाश्ता बनाने लगा दूंगी। वैसे भी घर के काम कहाँ होते हैं मुझसे। पायल बहन, आप भी मेरी मदद कीजिए ना। उसे क्यों ले जा रही है? वो अपने ससुराल में जाकर काम करेगी, तू अपने ससुराल में कर, जा। इस दबंग महिला को मेरी ही सास बनना था। अनीशा नाक मुंह टेढ़ा करके रसोई में आती है। ये घर के काम करना मेरे बस की बात नहीं है। अब कैसे बनाऊं चाय नाश्ता? तभी अनीशा रसोई की खिड़की से बाहर देखती है तो सामने एक शामू नाम के आदमी का होटल था, जहां खाने से लेकर हर चीज मिलती थी। अरे वाह, मिल गया रास्ता।
अनीशा रसोई की खिड़की से बाहर आती है और उस शामू के होटल से गर्मा गर्म चाय और पराठे लेकर आती है और वहीं अपने सास ससुर और सबको दे देती है। अरे वाह बहू, क्या नाश्ता बनाया है तूने, एकदम होटल की तरह स्वाद है। होटल में ही काम करती होगी शायद ये, तभी तो ऐसा चाय नाश्ता बनाया है इसने। अब अनीशा ने सबको झूठ कहा था कि ये सारा चाय नाश्ता उसने बनाया है। थोड़े समय बाद, अनीशा बहू चल पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। इतना कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। घर की सफाई और मैं करूं? नहीं बाबा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। एक काम करती हूँ, कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अनीशा कमरे में जाकर सो जाती है। दोपहर का समय। तभी पायल अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी कहाँ चली गई और घर में अब तक सफाई नहीं हुई? पायल अपनी माँ के पास आती है और उसे सारी बात बताकर दोनों अनीशा के कमरे में आते हैं। अनीशा अपने कमरे में मजे से सो रही थी। ये लो, काम चवन्नी का नहीं और आराम जमाने भर का। अरे पायल, इसके मुंह पर घड़ा भरकर पानी डाल, उठा इसे। तभी पायल अनीशा को जगाती है। तेरी अम्मा की शादी में आई है क्या जो टांगे पसारते पड़ी है यहाँ पर? घर के काम कौन तेरा बाप करेगा? आलसी कहीं की। चल घर की सफाई और खाना बना। अब अनीशा तो एक नंबर की आलसी थी। उसे काम करना जरा भी पसंद नहीं था, पर करती भी क्या, मजबूरी थी। वो ना चाह कर भी बाहर आकर घर की सफाई करने लगती है। उसके बाद मीनाक्षी अनीशा से घर के सारे काम करवाने लगी। इसी तरह कई दिनों तक ये चलता रहा। एक दिन सवेरे, कान खोल कर सुन ले ओ आलसी अनीशा, कल करवा चौथ है। कल तुझे तेरे पति के लिए व्रत रखना है, इसीलिए आज हमें सारा दिन करवा चौथ की तैयारी करनी है। तभी अनीशा मीनाक्षी के साथ करवा चौथ की तैयारियों में लग जाती है। रात का समय, अनीशा हाथों में मेहंदी लगाए अपने कमरे में बैठी होती है। तभी अनुज वहां आता है। अनीशा, तो फाइनली कल तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हो। मेरे बस में होता ना तो मैं रखती ही नहीं, पर मजबूरी में रखना पड़ेगा। कैसे रहूंगी मैं सारा दिन कल भूखी? उतने में मीनाक्षी वहां आती है। सुन बहू, कल तुझे करवा चौथ का व्रत रखना है। ये व्रत हर सुहागन महिला अपने पति की कामयाबी और लंबी आयु के लिए रखती है। तो कल बैल की तरह ठूसते मत फिरना सारा दिन, समझी ना? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से करूंगी। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। अगले दिन सवेरे सब घर में पूजा करते हैं और अनीशा मीनाक्षी 16 श्रृंगार करते हुए दिन भर के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। दोपहर का समय, अनुज अनीशा अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी अनीशा की आंख खुलती है और वो नींद में ही रसोई में आकर पानी पी लेती है। उसके बाद भरपेट खाना भी खा लेती है। तभी उसे याद आता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया मैंने अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। अब क्या करूं? अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं मुझे। तभी अनीशा अपने कमरे में भाग जाती है। रात का समय, जैसे ही चांद निकलता है तो सब पूजा करते हैं। तभी अनुज जैसे ही अनीशा को पानी पिलाने लगता है, अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अनुज बेटा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अनुज उठ बेटा। सब अनुज के मुंह पर पानी छिड़कते हैं। तभी अनुज को होश आता है। अनुज बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बेहोश कैसे हो गया था? मैं ठीक हूँ माँ, वो थोड़ा चक्कर आ गया था। सारे दिन से भूखा प्यासा हूँ ना मैं। भूखे प्यासे क्यों? अनीशा, तुमने मेरी लंबी आयु, मेरी रक्षा के लिए व्रत रखा है। जब तुम मेरे लिए भूखी प्यासी रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मैंने भी तुम्हारी लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। ये सुनकर अनीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुज जी ने मेरे लिए व्रत रखा और मैंने अपना व्रत तोड़ दिया। मैंने इनकी परवाह भी नहीं की। कितनी बुरी पत्नी हूँ मैं। उसके बाद अनीशा अनुज के कदमों में गिरकर खूब रोने लगती है और उसे सारी बात बता देती है और माफी मांगती है। फिर अनुज अनीशा की आंखों में आंसू देखकर और पछतावा देखकर उसे माफ कर देता है। फिर अनीशा अनुज को पानी पिलाती है और अनुज अनीशा को। उसके बाद अनीशा ने हमेशा के लिए अपना आलस छोड़ दिया और वो एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर अपने परिवार के साथ एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगी। देखो विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरे पिताजी से हमारी शादी के लिए बात कर लो, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। स्नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो तुम्हारे पिता मुझ जैसे फकीर के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं देंगे।
तुम कितनी अमीर हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मुझ जैसे गरीब इंसान से शादी करके तुम। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी गरीबी से। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो विक्रम? जो भी होगा हम दोनों एक साथ मिलकर उसे ठीक करेंगे, लेकिन इस तरह तुम्हें अपनी गरीबी के चलते हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्नेहा विक्रम का हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद स्नेहा विक्रम को अपने पिताजी से मिलवाने ले जाती है। स्नेहा का पिता राणा बहुत अमीर हस्ती था। जैसे ही वह विक्रम की हालत देखता है, उसे देखते ही कहता है, स्नेहा बेटी, घर के नौकर का हाथ पकड़ के मेरे सामने क्यों आ रही हो? पिताजी, ये हमारे घर का नौकर नहीं बल्कि वो इंसान है जिससे मैं आपसे मिलवाना चाहती थी। इसका नाम विक्रम है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर कुत्ता इंसान की तरह चलने लगता तो लोग उसे पालते नहीं हैं, और तुम लगता है अपनी औकात भूल गए हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जो सच है वही बता रहा हूँ। मेरी बेटी कहाँ और तुम कहाँ, इसे भूल जाओ और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मैं गरीब हूँ लेकिन जलील नहीं। माना कि मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे भूल जाऊं और उसके दिए हुए टुकड़ों को लेकर भाग जाऊं। मैं यूं ही रहूंगा। अगर स्नेहा और मेरा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। विक्रम ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी स्नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने पिता से कहती है, वाह जी वाह, आपने आज विक्रम की ही नहीं बल्कि मेरे प्यार की बेइज्जती भी की है। अब मैं आपके साथ और नहीं रहूंगी। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। चलो विक्रम, चलते हैं यहाँ से। स्नेहा प्यार के चलते अपने अमीर पिता को छोड़ देती है, जिसके बाद विक्रम उसे एक मंदिर में ले जाता है और उसी से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है। माँ, इससे मिलो, ये स्नेहा है। आज हमने शादी की थी। दरअसल बात यह है कि। अरे बस 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 बस, मैं सब समझ गई हूँ। बहू पहली बार घर आई है, पहले गृह प्रवेश होगा। जरा रुक, मैं इसके स्वागत का इंतजाम करती हूँ। यशोदा एक थाली में दीप जलाकर लाती है और एक कलश में चावल लाकर स्नेहा के पैरों के पास रख देती है। चलो बहू, अब इसे अपने पैरों से उड़ेल कर अंदर आ जाओ। यशोदा के कहने पर स्नेहा बिल्कुल वैसा ही करती है, जिसके बाद उसके सामने उसकी काली जेठानी आती है। अरे वाह विक्रम, तुम्हारी पसंद तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद के टुकड़े की तरह। चलो देवरानी जी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। स्नेहा सुलेखा को देखते ही मुंह बना लेती है और बहुत ही अजीब तरीके से कहती है, ओ गॉड, ची 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 ची, तुम तो मुझसे दूर ही रहना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, कितनी काली हो तुम, तुम्हें देखते ही उल्टी आ रही है। स्नेहा, ये क्या बदतमीजी है? कोई बात नहीं देवर जी, अब काले इंसान को काला ही तो कहा जाएगा ना। मुझे कोई बुरा नहीं लगा। एक काम कीजिए, आप ही स्नेहा को अपने कमरे में ले जाइए। स्नेहा ने विक्रम से उसका साथ निभाने के लिए तो कह दिया था, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज्यादा कठिन होने वाला था। उस दिन के बाद से यशोदा स्नेहा को अपने घर के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेहा हर बार उन्हें उल्टा जवाब देकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं, जिसके चलते स्नेहा घर के एक काम को हाथ न लगाती। एक दिन स्नेहा अपने पिता को कॉल करती और उनसे कहती है, पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि शादी के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इन गरीबों ने तो हद ही कर दी है, रहने का कोई चांस नहीं, ऊपर से मुझसे काम करवाते हैं। पिताजी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पति को कोई अच्छी नौकरी पर लगवा दीजिए और यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। स्नेहा अपने पिता से जैसे कहती है, उसके पिता बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो किसी तरह विक्रम को उसके घर से दूर कर देते हैं। उसके दूर होते ही स्नेहा घर के सभी लोगों पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती है। हे भगवान, देखो तो सही इस घर को, ये बेचारा घर कभी भी साफ रह ही नहीं सकता। कहाँ गई है जेठानी जी? जेठानी जी, ओ जेठानी जी, अरे यहाँ आकर थोड़े हाथ पैर ही हिला लो। क्या सारा दिन बिस्तर ही तोड़ती रहती हो? अभी कर देती हूँ देवरानी जी। सुलेखा घर की साफ सफाई में लग जाती है तो वहीं आंगन में गर्मी के अंदर यशोदा चूल्हे पर सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है, जहाँ एक चारपाई पर आकर स्नेहा बैठ जाती है और अपनी नंद से बोलती है, अरे काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, जब देखो यहाँ से वहाँ डोलती रहती हो। तुम्हें तो जैसे इस घर में खुले सांड की तरह छोड़ रखा। यहाँ पर आकर मेरे सर में तेल लगाना शुरू कर दो, चलो। एक तरफ स्नेहा की नंद गौरी उसके सर में तेल लगा रही होती है, तो वहीं उसकी सास खाना बना रही होती है और उसकी जेठानी घर की साफ सफाई कर रही होती है। स्नेहा सबके ऊपर हुक्म चलाकर बहुत खुश नजर आ रही होती है। ये लोग अमीर नहीं है तो क्या हुआ, नौकरों की तरह काम करने के लायक तो बिल्कुल है। वैसे भी मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा अमीर हूँ, इन लोगों को तो मेरी सेवा पानी करनी ही चाहिए। स्नेहा के इस बर्ताव से घर के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते थे। ऊपर से विक्रम भी बाहर रहा करता था, उसका घर पर आना जाना बहुत कम था। जब भी वो फोन करता तो स्नेहा किसी से भी उसकी बात ना करवाती। और स्नेहा, बहुत समय हो गया है, मैंने माँ से और मेरी बहन से बात ही नहीं की। एक काम करो, फोन उन्हें दे दो, मैं उनसे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ।
अरे आपकी बहन तो आपकी सहेली के घर पढ़ने गई है और माँ जी भी पड़ोस की काकी के घर पर गई है। दोनों में से कोई भी घर पर नहीं है। ऊपर से मैं अकेली ही घर के सारे काम करती हूँ। अब क्या करूँ, इस घर की बहू हूँ तो ये तो मेरा फर्ज है। विक्रम ये सुनकर चुप रह जाता है, जिसके बाद वो उसे कुछ नहीं कह पाता। कुछ देर स्नेहा से ही बात करके वो फोन काट देता है। ऐसे ही स्नेहा दिन प्रतिदिन अपने ससुराल वालों के ऊपर बहुत अत्याचार करती है और अपने ससुराल वालों को बिल्कुल नौकर बना देती है। एक दिन आंगन में स्नेहा गौरी से सर में तेल लगवा रही होती है। सुबह से ये समय हो गया, ना तो आंगन में झाड़ू निकली है, ना मेरी प्यारी सास ने मेरे लिए नाश्ता बनाया है। सुबह से कर क्या रही हो तुम दोनों? जल्दी से जल्दी काम पर लग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बहू राशन खत्म हो गया है, खाने के लिए बनाऊं क्या? हर एक काम करो, मुझे ही बना दो, क्योंकि पैसा तो पेड़ पर उगता है ना। इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊं? तुम लोग सांड की तरह खाते हो, अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर सकते। स्नेहा सभी को बहुत ही जली कटी बातें सुना रही होती है। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और स्नेहा को अपने परिवार वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए वो देख लेता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? आखिर तुम कर क्या रही हो? मेरा परिवार नौकरों की तरह काम क्यों कर रहा है? माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने? गौरी तो पढ़ाई न करके स्नेहा के सर में तेल लगा रही है। विक्रम को देखते ही उसका परिवार रो पड़ता है और रोते हुए उसे पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनते ही विक्रम को स्नेहा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। जरा मेरी बात सुनिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। स्नेहा ऐसा कहती है कि तभी विक्रम उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अरे तुम अमीर हो तो क्या मेरे परिवार के साथ कुछ भी करोगी? ये सब मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपने अमीर बाप के घर लौट जाओ। विक्रम का ये रूप अपने परिवार के प्रति देखकर स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए विक्रम के पैरों में गिर जाती है। विक्रम से ही नहीं बल्कि वो उसके पूरे परिवार से माफी मांगती है। मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। विक्रम उसे माफी नहीं देता, लेकिन उसका परिवार इतना होने के बाद भी स्नेहा को माफ कर देता है, जिसके चलते विक्रम उसे घर से नहीं निकालता। कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाता है और अब स्नेहा घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।